हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो आपके क्लास 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं तक काम में आने वाला है। और आगे भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हो तो वहाँ पर भी काम आने वाला है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, जानेंगे यहाँ पर नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लिखने के तरीके क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इतना ही बात इस वीडियो में करना है, लेकिन अच्छी तरीके से हमको इस वीडियो में ये सारी बातों को करना है। तो पूरे वीडियो में बने रहना है और क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और नोट भी करना है। तो जब भी वीडियो देखो ना, कॉपी लेके एटलीस्ट तो यहाँ पर बैठा ही करो। क्योंकि क्या होगा, उससे आप नोट करोगे और जब नोट करोगे ना तो बातें कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर से क्या होता है। सबसे पहली बात जो हमको देखना है ना, संख्या क्या है। संख्या क्या है इसके बारे में, यानी कि नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो नंबर्स किसको बोलेंगे। देखो, नंबर्स को हम बोल सकते हैं ऐसी गणितीय इकाई या सबसे छोटी गणितीय इकाई या गणितीय इकाई। ठीक है, गणितीय इकाई अगर शॉर्टकट में बोले तो गणितीय इकाई जिसकी सहायता से सजीव या निर्जीव की सजीवों या निर्जीवों का मात्रा या परिणाम को बताते हैं। परिणाम को बता सकते हैं, ये होता है नंबर। ठीक है, अब सवाल उठता है, नंबर तो होता है, तो नंबर को लिखने के लिए ना हमारे पास किसी भी पद्धति में जाओगे तो वहाँ पर हमारे पास नंबर्स को लिखने के लिए ना डिजिट होता है, अंक होता है। और ये अंक कितने हैं, हमारे पास अंक कुल मिला के हमारे पास 9 हैं। वो कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के ये 10 अंक होते हैं। और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके बाकी किसी भी पद्धति में आप संख्या लिख रहे हो तो वो संख्याओं का निर्माण हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखना चाहो, चाहे छोटी से छोटी संख्या लिखना चाहो। अब ये तो समझ में आ गया संख्या क्या होता है, संख्या अंकों से मिलकर के बना होता है। लेकिन संख्या पद्धति क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना, संख्या पद्धति क्या है। तो आओ जरा संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। क्या बात करना है, संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति क्या होता है, इसका अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसी को तो पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में तो बात करना बनता है ना। देखो, संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्या लिखने का तरीका, तरीके को क्या बोलते हैं, हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें संख्या पद्धति के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, तो संख्या पद्धति के बारे में बात करें तो ये 2 प्रकार का मुख्य रूप से है। पूरे वर्ल्ड में जो चलता है वो 2 प्रकार का संख्या पद्धति चलता है। इसको अगर क्लासिफिकेशन करें तो संख्या पद्धति कितने प्रकार का निकल के आएगा, 2 प्रकार का निकल के आएगा। पहला कौन सा होगा, पहला दशमिक प्रणाली या भारतीय अरब प्रणाली। संख्या पद्धति 2 प्रकार का, दशमिक प्रणाली बोल सकते हैं या भारतीय अरब प्रणाली, दोनों एक ही होता है। हम लोग जिस प्रकार से संख्या को लिखते हैं उसको हम लोग दशमिक प्रणाली बोलते हैं। और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अब दोनों क्या है, दशमिक प्रणाली में कैसे संख्या को लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे संख्याओं को लिखते हैं, इसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दशमिक प्रणाली के बारे में कि दशमिक प्रणाली में संख्या क्या होता है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं।
तो पहला है अपने पास दशमिक प्रणाली या भारतीय अरब प्रणाली, दशमिक प्रणाली, इसको डेसिमल सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। देखो इसमें जब संख्या को लिखते हैं ना तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, इकाई, अभी इतना ही समझना है क्योंकि हम लोग सीख क्या है संख्या कैसे लिखते हैं। इकाई से शुरू होता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हजार आता है, फिर 10,000 आता है, फिर लाख आता है, फिर 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ आता है। तो इस तरीके से हम लोग दशमिक प्रणाली में जो हम लोग के यहाँ चलता है ना वो कौन सा प्रणाली है, दशमिक प्रणाली, या इसलिए इसको भारतीय अरब प्रणाली भी कहते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब ये कौन सा प्रणाली, इस प्रणाली के बारे में देखेंगे तो ये तो ऐसे ही चलता है, इकाई के स्थान पर इकाई तो होगा ही, फिर इसके बाद दहाई तो होगा ही, फिर सैकड़ा तो होगा ही, फिर हजार तो होगा ही, फिर क्या होगा 10,000, फिर होगा 100,000। अब यहाँ से बदल जाएगा, फिर होगा 100,000। तो देखो हजार के लिए कितने स्थान है, 3 स्थान हजार के लिए, 1000, 10,000 और 100,000। अब इसके बाद हो जाता है मिलियन, मिलियन हो जाता है, फिर हो जाता है 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर हो जाता है यहाँ से 100 मिलियन, और इसी तरीके से बिलियन होगा, फिर 10 मिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को लिखते हुए चले जाते हैं। आगे हमको क्या देखना है, आगे देखना है संख्या कितने प्रकार के होते हैं, या टाइप्स ऑफ नंबर देखना है हमको कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार को देखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो अपने को पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृत संख्या। देखो यहाँ से समझना है अपने को प्राकृतिक संख्या क्या होता है। यहाँ से 1 से शुरू होता है ये संख्याएं और अनंत तक चला जाता है, या जहाँ से गिनती हम शुरू करते हैं ना उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होता है, ये ध्यान रखना है। और अंत वाले प्राकृतिक संख्या को हमको नहीं पता होता है, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे संख्याएं आती चली जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या शुरू से कहाँ होगा, 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होकर के अनंत तक चला जाएगा। किसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या, गिनती जहाँ से हम शुरू करते हैं या गिनती जब गिनते हैं तो वही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसको n से सूचित किया जाता है। किससे, इसको n से सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर होता है इंग्लिश में। दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है अपने पास, दूसरा जो संख्या होता है वो होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये किसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या में, या पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक ने पहले पूर्ण पढ़ना है, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में बस एक ही अंतर है कि जो पूर्ण संख्या उसमें 0 मिल जाता है, ये है अपना कौन सा, पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या है। फर्क क्या है दोनों में, कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में जो है ना, या समूह में जो है ना 0 भी है, इसको W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में 0 भी है, जबकि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 नहीं है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ समझने वाली है, क्या 1 2 3 4 जो है वो तो पूर्ण संख्या हो गया, तो क्या प्राकृतिक संख्या होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सब का सब क्या है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब का सब प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो भी आ जाता है। अगर जीरो को अलग कर लिया जाए तो सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो जीरो को यदि मिला दिया जाए ना प्राकृतिक संख्याओं के समूह में तो वो पूर्ण संख्या बना देता है। तीसरा हमको देखना है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तीसरा देखना है पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे। अब देखना है पूर्णांक संख्या हम किसको बोल सकते हैं। पूर्णांक संख्या या इसको हम इंटीगर्स भी बोलते हैं। इंटीगर्स किसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को मिला दिया जाए ना तो वो क्या बन जाता है, इंटीग्रल्स। कहने का मतलब क्या है कि पूर्णांक संख्या में क्या होगा, यहाँ देखते हैं माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2, 3, मतलब -4, 5, -6, -7 भी होगा। इधर से भी 3, 4, 5 जितना भी माइनस वाला संख्या है और जितना भी देखो पूर्ण संख्या होगा और उसका ऋणात्मक मान अगर समझ लो तो वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। इतना बात हमको ध्यान रखना है। अगर पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या जो है वो कितने प्रकार का होता है ये भी हम बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या जो है मेनली वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इसी तरीके चलता जाएगा। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें बात करें तो -1, -2, -3, -4 इस तरीके चलता हुआ चला जाएगा। और चौथा होता है उदासीन संख्या। ये तीसरा होता है उदासीन संख्या। उदासीन संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें प्लस और माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कौन सी संख्या है, 0। तो ये हम बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है वो 3 प्रकार का होता है। अब सवाल फिर से यहीं पर आता है, यहाँ पर भी एक ही सवाल यहाँ पर आ रहा है मन में, कौन सा, कि हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4 इसको नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। होल नंबर में पढ़ा था कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 में इसको होल नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पर इंटीगर्स में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये माइनस वाला भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और प्लस वाला भी आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या अब ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। देखो जी, ये 2 जो है ना ये पूर्ण संख्या भी है, ये प्राकृतिक संख्या भी है और ये इंटीगर्स भी है, यानी पूर्णांक संख्या भी है। अगर हम बात कर दे कि -5 कौन सी संख्या है, तो देखो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटीगर्स है। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा संभवतः। आगे देखेंगे, हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किसको बोल सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या। देखो हम यहाँ से 6ठी 7वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q जो है वो होता है पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या, और जरा समझते हैं। देखो एक संख्या लिखिए, अगर मान लो 3/5 या हम लिखते हैं -4/5, ठीक है, या 4/7 ही लिख लो।
तो इस वाले संख्या में यदि देखें तो देखो ऊपर में क्या है, यानी कि p के जगह पर क्या है, p बराबर 3 है, q बराबर 5 है। ठीक है, q तो 0 नहीं है, 5 है तो 0 नहीं है। p और q, अच्छा बताओ ये 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। q क्या है, 5 पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि -4, p बराबर क्या है -4, जो कि क्या है एक पूर्ण संख्या है। q बराबर क्या है 7, और जो क्या है एक पूर्ण संख्या है। तब यहाँ पर फिर से एक बात यहाँ तो समझ में आता है कि हम पूर्ण परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, लेकिन एक बात यहाँ भी निकल के आ रहा है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, क्या वो परिमेय संख्या है। जैसे कि मान लो अगर हम बोल दिए 5, तो 5 कौन सी संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्या है, ये भी है। पूर्णांक संख्या है, ये भी है। अब ये बोलेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या भी हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या बोल रहा है कि p और q के जगह पर पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब 5 में यदि 1 से भाग देंगे तो आएगा निकल के तो ये 5 ही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से p के जगह पर क्या आ रहा है 5, q की जगह पर क्या आ रहा है 1, और यहाँ पर क्या है, ये दोनों पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर हम -4 की बात करें तो इसके साथ भी यही होगा, -4/1 करेंगे, 4 यानी कि p और 1 यानी कि q। तो ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये है अपना पूर्णांक संख्या। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या। सिर्फ यहाँ पर ध्यान हमको क्या रखना है कि अगर मान लो 3/0 रख देते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर 0/5 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं संख्या के प्रकार में। अब पढ़ना है हमको अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, अपरिमेय। देखो इसका दो परिभाषा हम बना सकते हैं। एक तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, रूप यहाँ पर कर लो, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, दूसरा हम परिभाषा बना सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार, अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे, दशमलव प्रसार ना ही शांत है और ना ही अशांत है। कहने का मतलब है ना ही दशमलव खत्म हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही दोहरा रहा है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कभी भी लिखेंगे या तो हो जाएगा मान लो 2.125, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा होगा 1.333333, ये खत्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा। तो ये परिमेय संख्या का होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, दशमलव प्रसार इसका क्या होता है, मान लो अगर लिख रहे हैं तो 3.0300300003। देखो यहाँ से ना ही दशमलव खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके की संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। या ध्यान हमको क्या रखना है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, यानी जो रूट में है, रूट से बाहर नहीं आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या है। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है हमको। अब यहाँ पर हमको जानना है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। आओ जरा देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। जानना क्या हमको, वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में हमको जानना है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में हमको समझना है और जानना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। ये क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरीके चला जाता है। इसके बाद पढ़ा हमने पूर्ण संख्या के बारे में। ये क्या होता है, 0 1 2 3 4 चला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। ये क्या हो जाता है, -3 -2 -1 0 1 2 3
ये हो जाता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूर्णांक के बाद हमने क्या पढ़ा? पूर्णांक संख्या के बाद हमने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में इसमें हमने पढ़ा जिसको पी बट्टी यानी कि 3/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -4/7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है वो हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके बाद हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में ये क्या होता है? ये हो जाता है √2, √3 -√7। इसके अलावा 0.0500500005 इस तरीके से चलता जाएगा। अब सवाल उठता है वास्तविक संख्या क्या होता है? अगर इस सारे संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए ना, इस सारे संख्याओं को यदि एक समूह में रखा जाए, इस सारे संख्याओं को यदि एक समूह में रखा जाए तो इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इस सारे संख्याओं को यदि एक समूह में रख दे तो इसको बोल देंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को हम क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें हमको देखना है। सम संख्या क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ से संख्या का प्रकार तो खत्म हो गया, फिर भी कुछ और प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमको देखना है सम संख्या क्या होता है। ठीक है, सम संख्या क्या होता है? सम संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर बोलते हैं। किसको बोलेंगे? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए पूर्ण रूप से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अच्छा, सम संख्याओं के बारे में एक और फैक्ट है। देखो, यदि किसी भी संख्या के अंत में, है ना, किसी भी संख्या के अंत में यदि हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो वो सम संख्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि एक अंक है तो 0, 2, 4, 6, 8 तो सम संख्या है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। लेकिन यदि मान लो यदि हम लिखते 24 तो लास्ट में 4 आ रहा है तो सम संख्या होगा। 3, 4, 1, 2, 6, 9, 5, 4, अब लास्ट में 4 आ रहा है तो ये सम संख्या होगा। 4, 0, 8, 9, 4, 4, 5, 6, लास्ट में 6 आ रहा है तो क्या होगा? सम संख्या होगा। यहाँ से सम संख्या के बारे में हमको समझ में आ जाता है। विषम संख्या क्या होता है? आगे देखना है हमको। विषम संख्या क्या हो? विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, इसको हम लिख सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, विभाजित नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। उदाहरण के लिए क्या होगा? आप 3 की बात कर लो, 7 की बात कर लो, 3, 6, 9, 4, 1 की बात कर लो। अब यहाँ पर भी एक फैक्ट है। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई और अंक आता है, कोई और अंक क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, यही आएगा। अगर ये अंक आता है ना, ये वाला अंक आता है तो वो संख्या जो होगा वो विषम संख्या होगा। कैसे? देख लो, बात कर लो।
अगर हम मान लिख रहे 2 9 4 6 7, देखो लास्ट में आया 7, ये विषम होगा। भाग करने की जरूरत नहीं है कि 3 से, हम भाग लगा के देखना है 2 से। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं 2 4 4 5 6 9, यहाँ लास्ट में 9 आ रहा है तो भाग नहीं करना है कि इसमें 2 से भाग देंगे, नहीं आएगा, पूरा नहीं कटेगा, तो वो जो है विषम संख्या होगा। बस देख लेना है कि क्या है, 1 3 7 9 तो नहीं है, अगर ये है तो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको देखना है भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है, ये होता है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर उदाहरण समझो, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाज्य हो, कम से कम किसी एक और अन्य संख्या से विभाज्य, इसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। कैसे समझेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। ले लो उदाहरण ले लेते हैं, एक मान लो एक संख्या ले रहे हैं हम 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है 7 तो 1 से विभाज्य होगा ही, 7 7 से विभाज्य होगा ही, क्या 7 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, क्या 7 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, क्या 7 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब है 1 और 7 के अलावे कोई और संख्या 7 का गुणनखंड नहीं है या 7 को विभाज्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या। इसी तरीके से अगर बात करें 15 ले लेते हैं एक संख्या, तो 1 से तो 15 विभाज्य हो ही जाएगा, 3 से इसके अलावा ये 15 से तो विभाज्य हो ही जाएगा, इसके अलावा ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है, 5 से भी विभाज्य हो रहा है। इसका मतलब हमको एक और संख्या चाहिए था जो 15 को विभाज्य कर सके या 15 का गुणनखंड हो। हमको यहाँ पर 2 संख्या मिल रहा है, इसका मतलब 15 जो है वो भाज्य संख्या है। 15 क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, चलो जी ठीक है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, इसका ठीक उल्टा। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो यहाँ पर ऐसी संख्या जो केवल और केवल एक और अपने आप से विभाज्य, किसी और संख्या से विभाज्य नहीं है, ये वैसी लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाज्य, और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो। तो यहाँ पर जो हमने 7 का बात किया था, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम अगर और उदाहरण का बात कर सकते हैं ना, उदाहरण आ जाओ जी, 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, विभाज्य होगा, और किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होगा। बात कर लो जी 29 का, 1 से कटेगा, 29 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो गया क्या, अभाज्य संख्या। आगे देख लेते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या
देखो वैसी दो लगातार संख्या जो अभाज्य हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अगर हम बात करते 3 और 5 का जोड़ा है, अब क्या कह रहा है इसका, ये दोनों क्या है, अभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य। इसी तरह से 7 और 9 का 7 और 9 का 9 नहीं लेंगे, 11 और 13 ले लो, ये एक पेयर हो जाता है और दोनों अभाज्य है, सहअभाज्य हो जाएगा। 17 और 19 ले लो, ये दोनों भी क्या है, सहअभाज्य है। इसी तरीके से बात करेंगे 29 और 31 ले लो, तो ये दोनों भी क्या है, सहअभाज्य। यहाँ पर हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, देखो एक का अंतर है, किसी भी सहअभाज्य संख्याओं के बीच में एक का ही अंतर होता है। एक का अंतर है कि दो का अंतर है, दो का अंतर है, कितने का, 11, 3 2 5, 11, एक ये बोल सकते हैं कि एक बीच वाला डिजिट जो है ना वो गायब है और दोनों अभाज्य होगा। देखो दो का अंतर होगा और दोनों अभाज्य होगा। 3 2 5, 11 2 13, 17 2 19, 29 2 31 और दोनों अभाज्य होगा तो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, संख्या पद्धति से ही रिलेटेड कुछ और बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को रिवीजन करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।